सर मैं अतुल वैद्य बात कर रहा था। अतुल जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, अतुल जी बोलिए बोलिए अतुल जी बोलिए। सर, एक थोड़ा शॉर्ट इंटरव्यू चाहिए था आपका। अच्छा अतुल जी, हाँ, किस तो पे? तो सर साथियों हम बात कर रहे थे, धीमान विजय मानकर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष एपीआई, और इनका हम शॉर्ट इंटरव्यू भी ले रहे हैं। तो सर अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर जो डेटा एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, पब्लिश किया है, तो उसमें बहुत सारी बातें छुपा के रखी है। उसमें नंबरिंग नहीं दिया, कौन से नंबर का बॉन्ड कौन से पार्टी को मिला। ये काफी सारा डेटा उन्होंने दिया तो है, लेकिन कुछ छुपा छुपा कर दिया है। तो इसका आपके ऊपर काफी स्टडी भी दी है सर, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अतुल जी, इम्पोर्टेंट है कि जो डेटा सुप्रीम कोर्ट के काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के बाद, क्योंकि कंटेम्प्ट पिटीशन तक के इशू आ गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट तो है नहीं। पहली बात हमको समझना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमन है। यानी अगेन इसमें सरकार का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है कि कितनी चीज दी जाए, कितनी चीज छुपाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि भाई आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दीजिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था कि आप वेबसाइट पे अपलोड कीजिए 15 मार्च के पहले, 15 मार्च के 5 बजे तक। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डेटा उसको मिला वो तो अपलोड कर दिया, कल ही कर दिया उन्होंने। ये काम उन्होंने जो है वो ठीक किया पहले ही, यानी एक दिन पहले किया। पर मजे की बात देखिए कि आपने एक करोड़ रुपए दिया, एक एक्सवाइडेड डेट को दिया, मान लीजिए आप 1 मार्च को दिया। अभी 1 मार्च को 1 करोड़ रुपए दिया, एक कंपनी ने बॉन्ड खरीदा। अब ये नंबर का बॉन्ड, सपोज 1 नंबर का बॉन्ड अगर वो है, तो 1 नंबर का बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को गया, ये इसमें क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, इन्होंने ये बॉन्ड का नंबर जो है वो दिया ही नहीं है। सिर्फ डेट दी, एक कंपनी का नाम दिया और जो है वो अमाउंट दे दिया, और फिर उधर दे दिया कि भाई ये डेट को ये बॉन्ड मिला। अब हो सकता है कि भाई एक ही डेट में 10 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा होगा, और ये भी हो सकता है कि 10 कंपनियों में 5 कंपनियों ने 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदा होगा। तो अब ये 5 बॉन्ड अगर दिए हैं, मान लीजिए एक ही डेट में 5 पार्टियों को, तो हम ये क्लियर ही नहीं हो सकते कि भाई किस कंपनी ने किस पार्टी को बॉन्ड दिया है। राइट। जैसे हमको 6000 करोड़ लगभग बीजेपी को दिख रहा है, लगभग 1600 करोड़ तृणमूल कांग्रेस को इसमें दिख रहा है, लगभग 1400 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिख रहा है, फिर डीएमके है, बीजेडीए है, शिवसेना है, आम आदमी पार्टी है, इवन एनसीपी है। यानी जितनी पार्टीज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में रही हैं, वो सभी पार्टीज को जो है वो कंपनीज ने जो है वो पैसा दिया है। तो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री के गाइडलाइन पे इसको जानबूझ के छुपा रहा है। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग फिर से हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि भाई मंडे तक ये पूरा डेटा जो है बॉन्ड के नंबर के साथ दो, तभी तो आप कोरिलेट कर पाएंगे ना। राइट। जिसको आपको डेटा को कोरिलेट करना है कि भाई कौन सी कंपनी ने कौन से नंबर के बॉन्ड किस पार्टी को दिए, और उसके एवज में उस कंपनी को उस डेट के आसपास जो है 2 से 3 महीने में कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले या कुछ और ले। क्योंकि ये तो एक तरह का पॉलिटिकल करप्शन है ना, कि आप सरकार में हैं और आप उनसे पैसा पार्टी के लिए ले रहे हैं और इधर उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। एक तरह का ये पॉलिटिकल करप्शन है जो अपने देश के अंदर में किया गया है, और बीजेपी ने सबसे ज्यादा किया। इसमें लगभग ऐसा अभी परसेंटाइल निकलेगा तब समझेगा, पर मोटे तौर पे लगभग जो है वो 50% जो पैसा है वो अकेले बीजेपी को मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड से, और वही पैसे की ताकत से वो चुनाव लड़ रही है। बरोबर। ये तो अमीर और गरीब के बीच में चुनाव हो ही नहीं सकता इस देश में, जब तक, मेरा क्लियर कहना है कि जब तक कंपनियों के पॉलिटिकल फंडिंग पर बैन नहीं लगेगा। और कंपनीज को टैक्स अगर कंसेशन चाहिए तो एक नेशनल इलेक्ट्रल फंड बनाया जाए, उसमें वो डोनेट कर ले, अपना टैक्स एग्जम्पशन ले, और एक यूनिफॉर्म फॉर्मूले से सारे कंपनीज को, बड़ी हो पार्टीज को, बड़ी हो या छोटी, ये जो है वो जब तक जो है पब्लिक फंडिंग नहीं मिलेगी तब तक अमीर लोग जो है ये लोकतंत्र में चुन कर जाते रहेंगे। इसको चुनाव नहीं कहा जाता, इसको जो है वो इलेक्शन नहीं कहा जाता। ये तो एक तरीके से मान लीजिए आप विक्ट्री हो गई, क्योंकि इसके पास पैसा है, सत्ता है, संसाधन है, वो तो जाएगा ही ना। तो ये तो आप एक फ्रॉड मान रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड एक फ्रॉड मान रहे हैं आप? एक तरह से ये जो है पॉलिटिकल करप्शन है, और ये इलीगल है। ये समझने की इतना समय लगाना ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने।
मेरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में भी जो है विद रिस्पेक्ट ये कहना चाहूंगा कि प्रायोरिटी इन डेमोक्रेसी, जुडिशियल प्रायोरिटी इन डेमोक्रेसी भी तो कुछ डिसाइड होनी चाहिए ना। राइट सर। जब ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि ये जो है वो इलीगल है, तो 1 साल की केस को आप 6-6.5 साल लगा रहे हैं और फिर बाद में उसको इलीगल बोल रहे हैं। अच्छा इलीगल बोला तो फिर ये पैसा तो आ ही गया ना उनके पास में। हाँ राइट सर। फिर वो पैसे को रिकवरी का ऑर्डर क्यों नहीं दिया कि मैंने इसको रिकवर करके फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दो और इलेक्शन कमीशन को दे दो चुनाव कराने के लिए। ऐसा तो कोई ऑर्डर दिया ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि लॉ को उस ढंग से मैनिपुलेट किया हो गया जो मनी बिल के थ्रू लाया। फिर आपका जो देखिए पहले ना अतुल जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये था कि कोई कंपनी अगर प्रॉफिट में है 3 साल तो 3 साल के प्रॉफिट का केवल 7% वो दे सकती है। ओके। और इन्होंने जब इलेक्ट्रल बॉन्ड का स्कीम लाया उसमें चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या ना हो और वो 3 साल का प्रॉफिट हो या ना हो वो कितना भी % दे सकती है। तो अब ये तो शेयर होल्डर्स जो है, शेयर होल्डर्स के साथ भी अन्याय है, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो कंपनी में पैसा लगाते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। बरोबर कि भाई वो कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए और उसका रिटर्न उनको मिलना चाहिए। तो ये तो शेयर होल्डर्स के साथ में भी वायलेशन है। तो ये बहुत बड़े सीरियस इश्यूज है और जब तक ऐसा होता रहेगा अमीर और गरीब के बीच में डेमोक्रेसी में समानता से चुनाव नहीं हो सकता जब तक आप बड़ी कंपनीज को फ्रीडम देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण इशू है। ओके सर। मानकर सर हम आपको दूसरा सवाल ये पूछना चाहते हैं कि अभी कल परसों में इलेक्शन का डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर करेगा, तो आप हमने सुना है कि आप नागपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं और नागपुर को एक साइंस सिटी, प्रौद्योगिकी और उद्योग से रोजगार समृद्ध करने वाले, ऐसा कुछ आपने घोषणा की है सर। इसके ऊपर कुछ बात करना चाहेंगे आप? हाँ, मैंने 13 तारीख को डिक्लेयर कर दिया है। मैं नागपुर लोकसभा से जो है वो कंटेस्ट कर रहा हूँ और पत्रकारों ने मुझे पूछा कि सर नागपुर के लिए स्पेशली, वैसे तो पार्लियामेंट जाना है तो मेरे जैसा व्यक्ति जिसको 30 साल में पूरा वर्ल्ड और इंडिया का स्टडी है, जो ह्यूमन राइट्स का स्टडी है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ का स्टडी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टडी है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी है, इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टडी है, यानी ओवरऑल पॉलिसीज कैसी बनती है, वो पॉलिसीज से कैसे हम इंडिया को एकदम डेवलप कर सकते हैं, हर फैमिली को, हर व्यक्ति को, हर कम्युनिटी को, इसका सारा जो स्टडी है इसका एप्लीकेशन तो वैसे जब पार्लियामेंट में जाऊंगा तो पूरे देश के लिए ही काम करूंगा। बरोबर। और मेरे जैसे सांसद अगर पार्लियामेंट में होंगे तो क्वालिटी ऑफ दी मेंबर पार्लियामेंट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। देखिए यहाँ मैं उस दिन भी कहा कि भाई हम केवल इलेक्शन कर रहे हैं, किसी को भी चुन के देना है पार्टी के लाइन पे, एक पार्टी बड़ी है उसको वोट मिल रहा है उसका माहौल है इसलिए देना, ये सोच नहीं होनी चाहिए नागरिकों की। नागरिकों को ये देखना चाहिए कि किस सांसद को क्या आता है और कौन सांसद वो कर सकता है। ठीक है, तो खैर ये तो नागरिकों का जजमेंट है। तो पत्रकारों ने मुझे पूछा कि सर नागपुर के लिए स्पेशली क्या, तो मैंने कहा कि भाई नागपुर में स्मार्ट सिटी बनी है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में केवल पुल बनाए और पेड़ पौधों को काटा गया, मेट्रो बनाई, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाना पर्याप्त नहीं, हम साइंस सिटी बनाएंगे। और जब मेरा साइंस सिटी बोलने का जो अर्थ है वो ये कि नागपुर में हर चीज साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से होगी। नागपुर में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट बनेगा, क्योंकि नागपुर के आसपास जमीन की कमी नहीं है। आप कहीं पर भी चले जाइए, चारों तरफ नागपुर के आसपास जो है वो जमीन की कमी नहीं है। उसको एक्वायर करके जो है किसानों को भी अच्छा पैसा देकर साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ लगाई जाएगी, छोटी बड़ी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जिसमें नागपुर के लोगों का भी सबसे ज्यादा फायदा होगा और नागपुर के साथ सेंट्रल इंडिया के भी लोग जो है, सेंट्रल साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो भी इसमें आ पाएंगे। जितना बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, या मान लीजिए आप पूना में हो रहा है, बॉम्बे में है या नोएडा में है, ऐसे उससे भी उसके तर्ज पर, उसके लाइन पर, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये मॉडल जो है वो किया हम बनाएंगे और नागपुर को जो है डेवलप्ड जो है वो सेंटर बनाएंगे बड़े पैमाने पे। फिर बाद में नजूल की जमीन के पट्टों के अधिकार नहीं दिए गए हैं, स्लम्स की डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुए हैं, ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है। ग्रीन नागपुर जो कभी बोला जाता था 2nd और 3rd नंबर पे, वो भी पेड़ कट गए हैं, तो उसको फिर से वापस लाने की जरूरत है। इस बार सिटी में फ्लडिंग हो गया वेस्ट नागपुर और नागपुर के पोर्शंस में,
तो वो जो है उसको ठीक करने की जरूरत है। ये तो बहुत सारे लोकल इश्यूज है, वो तो कारपोरेशन स्टेट गवर्नमेंट का भी इशू है, लेकिन जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो इसको साइंस सिटी बनाने का एक जो प्रोजेक्ट है उसको जो है वो बनाने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स हमारे बात करने के लिए। तो कल 3 बजे शायद जो है इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देगा शेड्यूल 16 तारीख को, कल 3 बजे। ओके, तो चुनाव जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि 6-7 फेजेस में हो जाएगा। तो आप सभी से मेरी विनती है कि ये सब चीज़ों को ध्यान से समझें और चुनाव के समय वोट देते वक्त जो है वो यही बातों को ध्यान में रख के कोर्ट को जो है वो वोट करें। राइट, बिल्कुल सर। थैंक यू। थैंक यू। गुड।